उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और आंगन में पुराना गद्दा बिछाए उस पर लेटी अंजलि पूरी तरह भीग गई थी। जब उसे बरसात की बूंदें बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उठकर अपने कच्चे घर की तरफ जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचती है, जहां उसका सामना अपनी दादी भूरी से होता है। तू यहाँ क्या कर रही है? तभी वहां अंजलि की मम्मी शीला आती है। माँ जी, अंदर आने दो ना, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। अंजलि आंगन में ही रहेगी, घर के अंदर इसके लिए कोई जगह नहीं है। दादी, बारिश रुक जाएगी तो मैं खुद ही आंगन में चली जाऊंगी। तभी वहां अंजलि के पापा बसंत आते हैं और तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? तेरी दादी ने क्या कहा? अब चल जा यहाँ से। अंजलि की दादी और उसके पापा का दिल नहीं पिघलता और आखिरकार अंजलि को बरसात में बूंदों के बीच आंगन में जाना ही पड़ा। हमेशा से अंजलि के पापा और दादी उसके प्रति पत्थर दिल नहीं थे, वो उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अंजलि की एक गलती ने सब बदल दिया। उस दिन अंजलि का 12वीं का रिजल्ट आया था, जो उसके भाई ने हॉल में ही सभी घर वालों के सामने अपने फोन में देखा था। अंजलि, तूने पूरे गांव में टॉप किया है। अंजलि, तूने हमारा नाम पूरे गांव में रोशन कर दिया। पापा, अब मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर जाना होगा, जिसके लिए फोन की जरूरत भी होगी। आगे पढ़ने के लिए फोन चाहिए तो ले लेना। बसंत अंजलि का एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में करवा देता है और उसे एक फोन भी दिला देता है। एक दिन आंगन में बैठी अंजलि अपनी फ्रेंड निशा को रूम की बात करने के लिए कॉल करती है, लेकिन उससे रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है और राहुल को फोन लग जाता है। हेलो निशा, मैं अंजलि बोल रही हूँ, रूम मिला या नहीं? अंजलि जी, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, मैं निशा नहीं राहुल हूँ। ओह सॉरी राहुल जी। वैसे आपको रूम किस लिए और कहाँ चाहिए? आपको ये जानकर क्या करना है कि मैं कहाँ रूम लूंगी कहाँ नहीं? इतना बोलकर अंजलि फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर दोबारा वो निशा का सही नंबर डायल करती है और उससे बात करने लगती है। अगले दिन फिर अंजलि के फोन पर राहुल का कॉल आता है। उस समय वो अपने कमरे में अपना बैग पैक कर रही थी, तभी अंजलि कॉल रिसीव करती है। अंजलि जी, आपको रूम मिला या नहीं? आप हैं कौन और आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है मेरी? बस ऐसे ही इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ। अगर आपको रूम न मिला हो तो मैं रूम का अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। हाँ, मुझे दिल्ली पढ़ने जाना है और वहीं रूम चाहिए, तो करवाओ अरेंजमेंट। ठीक है, मैं कल सुबह आपको कांटेक्ट करता हूँ। इस तरह अंजलि और राहुल की बातें शुरू हो जाती हैं। राहुल अंजलि के लिए दिल्ली में रूम ढूंढ देता है, लेकिन वो उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। उस दिन वो घर के पीछे राहुल से फोन पर बात करती है। मेरे लिए रूम ढूंढने के लिए थैंक यू वेरी मच राहुल, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी वहाँ अंजलि की मम्मी शीला आती है और वो अंजलि की बात सुन लेती है। अंजलि, तू किससे बात कर रही है? पता नहीं मम्मी कौन है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। उसी ने दिल्ली में रूम की व्यवस्था की है और वो ही मेरी मदद कर रहा है। मेरी बात करवाओ उससे। अंजलि अपना फोन अपनी मम्मी को दे देती है और वो राहुल से बात करती है। बेटा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन अगर मेरी बेटी ने कहा है कि तुम अच्छे हो तो जरूर अच्छे ही होगे। कभी मेरी बेटी को अपने फैसले पर अफसोस मत होने देना। आंटी जी, आप मेरा यकीन करिए, मेरी वजह से कभी भी अंजलि को कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे तुम कौन हो और करते क्या हो? राहुल फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन ही अंजलि दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ भी उसकी बात राहुल से जारी रहती है। धीरे धीरे राहुल अपने सभी घर वालों को इंट्रोडक्शन अंजलि से करवा देता है और अंजलि भी जब वीकेंड में घर आती तो अपनी मम्मी से राहुल की बात करवाती। एक दिन अंजलि अपने रूम में घर आने के लिए बैग पैक करती हुई राहुल से फोन पर बात कर रही थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, फिर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अंजलि, ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे घर वालों का भी है। ठीक है, आज घर पहुंचकर मैं मम्मी से बात करूंगी, वो जो कहेंगी मैं वही करूंगी। अंजलि शाम को घर पहुंच जाती है और सुनती है आंगन में बैठे सभी घर वालों की बातें। बबुआ को अपनी बेटी काजल पर कितना गुमान था। वो अपनी बेटी की वजह से पूरे गांव में सीना तान कर चलता था। वो पढ़ाई में इतनी होशियार जो थी, लेकिन आज उसी की वजह से वो गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सीना तान कर चलना तो दूर की बात है, वो अब सर उठाकर भी नहीं चल सकता। आखिरकार काजल दीदी ने ऐसा क्या कर दिया पापा? काजल किसी लड़के के साथ भाग गई है। अंजलि, माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और वो ये गुल खिलाती है। अंजलि बेटा, तू ऐसा मत करना, नहीं तो तेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। पापा, मैं आप सबका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। उन सभी की बातें सुनकर अंजलि किसी से भी राहुल के बारे में कुछ नहीं बताती और सब लोगों के साथ डिनर करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह हॉल में अपना फोन चार्ज पर लगाकर अंजलि अपने मम्मी के साथ खेत चली जाती है। तभी राहुल का फोन आता है और हॉल में बैठा सतीश फोन रिसीव कर लेता है।
ये जाने बिना कि फोन किसने रिसीव किया है। राहुल, तुमने अपने घर वालों से हमारी शादी की बात की या नहीं? हेलो, कौन बोल रहा है? कौन है? मैं राहुल बोल रहा हूँ और शायद तुम उसके भाई हो ना? हाँ हूँ। अंजलि से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। राहुल की यही गलती अंजलि को घर से बाहर आंगन में ले आती है। राहुल की बात सुनकर सतीश गुस्से में फोन तोड़ देता है और राहुल की कही बात आंगन में बैठे अपने पापा और दादी से बताता है। कुछ देर बाद जब अंजलि शीला के साथ खेत से घर आती है तब आंगन में बैठे हुए वो सभी अंजलि को आंगन में ही रोकते हैं और अंजलि, हमने तुम्हें शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ ये सब कर रही हो। अंजलि, हम लोग गरीब हैं, हमारी इज्जत ही हमारी दौलत है, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी करनी की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी ही गलती थी जो तुम्हें शहर भेजा। आखिर हुआ क्या? आप सब कैसी बातें कर रहे हो? सतीश राहुल की कही बात दोहराता है। अंजलि ने हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की है। इसे हम ऐसी सजा देंगे कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? क्या सजा दोगे आप अंजलि को? आज से अंजलि की पढ़ाई लिखाई बंद और ये दहलीज के अंदर कदम भी नहीं रखेगी। अंजलि आंगन में रहेगी, इसके रहने का इंतजाम मैं आंगन में कर दूंगा। आज से अंजलि का सोना, खाना और पीना सब आंगन में होगा। बस उसी दिन से अंजलि का बसेरा उसके घर के आंगन का हो गया। एक उसकी मम्मी ही थी जो उसे समझती थी, क्योंकि वो राहुल के बारे में पहले से जानती थी। जितना उसने बताया था उतना। जब घर में कोई नहीं होता तो वो अंजलि को घर के अंदर ले जाती और अपने हाथों से खाना खिलाती। ये तो थी बीती बात। अब आगे की कहानी भी जानते हैं। रात भर से हो रही बारिश जब सुबह रुक जाती है और अंजलि के भाई, पापा और दादी खेत चले जाते हैं, तब उसकी मम्मी शीला सूखे कपड़े लेकर आंगन में गीली बैठी अंजलि के पास आती है। मम्मी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है? शीला सूखे कपड़े से अंजलि के चेहरे का पानी पोंछती है और वो मैं नहीं जानती अंजलि, लेकिन अब मैं तेरी शादी राहुल से करवा दूंगी। कम से कम अपने ससुराल जाकर तू खुश तो रहेगी। मेरी शादी राहुल से कैसे होगी मम्मा? मैंने आज सुबह ही राहुल से बात की और सब कुछ उसे समझा दिया है। क्या समझा है मम्मी? तू अभी मेरे साथ अंदर चल और कुछ खा ले, फिर तुझे बताती हूँ। शीला अंजलि को घर के अंदर ले जाकर हॉल में बिठाकर किचन में जाकर दाल चावल बनाने लगती है और हॉल में बैठी अंजलि चारों तरफ देखकर, इतना अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे आंगन में फर्श पर सोना पड़ता है। चाहे तेज बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, किसी को मेरी परवाह नहीं होती। अंजलि सोच ही रही थी कि तभी शीला थाली में परोस कर दाल चावल ले आती है और अंजलि को अपने हाथों से खिलाने लगती है। तभी वहाँ बोरी, सतीश और संतोष पहुँच जाते हैं। मम्मी, तुम अंजलि को घर के अंदर बैठा कर खाना क्यों खिला रही हो? अरे खा लेने दे, खाना खाकर चली जाएगी। मैं अंजलि को एक मिनट भी घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलता हुआ बसंत शीला से थाली ले लेता है और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। आप सब अंजलि से इतनी ही नफरत करते हो तो उसे शादी करके विदा क्यों नहीं कर देते हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसके लिए लड़का ढूंढे। आपको लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरी पहचान में है एक लड़का जो शायद बहुत गरीब है, लेकिन हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि हम अपनी बेटी की शादी गरीब घर में कर दें। लोग क्या कहेंगे? अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है और वो अंजलि से शादी करने को तैयार है तो अंजलि की शादी उसी से होगी, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अंजलि की शादी मंदिर में होगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के के घर वालों से बात करती हूँ। शीला फोन करके राहुल से सब कुछ बताती है। फिर 4 दिन बाद ही राहुल शाम के समय सिर्फ अपने परिवार के साथ गांव के बाहर वाले मंदिर में सादे कपड़ों, मतलब गरीबों वाले कपड़ों में पहुंच जाता है, जहां पहले से अंजलि लाल साड़ी में दुल्हन बनी अपनी मम्मी और पूरे परिवार के साथ उसी का इंतजार कर रही थी। पंडित जी राहुल और अंजलि की शादी करवा देते हैं। अंजलि राहुल के साथ विदा होकर उसकी झोपड़ी में चली जाती है, जहाँ उसका गृह प्रवेश होता है। झोपड़ी के अंदर अंजलि गद्दा बिछा देती है। मायके के पथरीले फर्श से अच्छा ससुराल में एक गद्दा तो नसीब हुआ। बहू, ये गद्दा ही हमारी संपत्ति है। इसी में हम सब खाते हैं, बैठते हैं और सोते भी हैं। मैं इसी में खुश रह लूंगी मम्मी जी। नीलम और पूनम, बहू जल्दी से सब लोगों को खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। अंजलि चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन ना तो उसे कहीं गैस चूल्हा दिखता है और ना ही स्टोव। यहाँ तो खाना पकाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर खाना कैसे बनेगा? अंजलि सोच ही रही थी कि तभी वहाँ अमन आता है और मीरा को 9 फूड पैकेट्स देकर चला जाता है। आप सभी बैठो, मैं सबको खाना परोसती हूँ। गद्दे पर ही बैठ जाते हैं और मीरा सबको एक एक फूड पैकेट्स देती है। अंजलि फूड पैकेट तो ले लेती है, लेकिन अंजलि क्या सोच रही हो? खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है।
बोलकर राहुल अपना फूड पैकेट खोलकर सब्जी पूड़ी खाने लगता है। मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा है फर्श में, झुक कर खाना नहीं खाया जा रहा है मुझसे। ये भी कोई खाना है? अरे चुप रहो और चुपचाप खा लो। अभी आए मुझे सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं और यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सोचती हुई अंजलि सबके साथ खाना खाती है। खाना खाकर वो सभी पत्तल डस्टबिन में डालते हैं और उसी गद्दे पर सो भी जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तब मेरी तो कमर अकड़ गई, मेरी गर्दन में दर्द है। मैं तो करवट ही नहीं ले सका, रात भर न मुझे नींद आई। आप सब तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आज से पहले आप सभी बादल के बिस्तर में सोते थे। क्या बताएं देवरानी जी तुमसे, तुम ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं ऐसा कैसे समझ लूं? झोपड़ी में रहने वाले लोग बादलों के बिस्तर में कैसे सोएंगे? सपने में? अरे अंजलि तुम मजाक उड़ालो हमारा। अगले कुछ दिनों तक अंजलि अपने गरीब ससुराल वालों को अजीब मतलब रईसों जैसा व्यवहार करता देखती है। उसकी सास को खाना पसंद नहीं आता, उसके नंदो जेठानी को साड़ी और सलवार सूट पहनने में दिक्कत होती है, उसके सास ससुर को धूल से एलर्जी होती है, उसकी बुआ सास को हर चीज से ही दिक्कत होती है। एक सुबह सभी लोग गद्दे में बैठे चाय पी रहे थे। कोई ये गद्दा बदल दो, मुझसे नहीं बैठा जाता अब इस पर। आप सबके व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे आप सब बहुत रईस करोड़पति हैं जो सबसे छुपा रही हैं। बेटा अब लगता है कि अंजलि को अपनी हकीकत बताने का समय आ गया है। वैसे हमें अंजलि से कोई खतरा नहीं है। कैसा खतरा और कैसी हकीकत? उसी समय राहुल अपने हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच का बटन दबाता है। देखते ही देखते फर्श एक तरफ हो जाता है और अंजलि को रोशनी से भरी जमीन की तरफ जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। बहू चलो, हम तुम्हें अपने अंडरग्राउंड हकीकत से सामना करवाते हैं। अंजलि सभी लोगों के साथ सीढ़ी उतरती है और अपनी आंखों के सामने देखती है अंडरग्राउंड आइलैंड, बड़े बड़े ताड़ और नारियल के पेड़ और एक लंबी सी पगडंडी। ये हम कहाँ आ गए? बहू तुम अभी से हैरान हो गई, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। मीरा लंबी पगडंडी पर अपने परिवार के साथ चलती हुई नारियल और ताड़ के पेड़ों के बीच से होती हुई एक बहुत बड़ी सफेद रंग के विला के सामने पहुंचती है, जो कि फूलों, ट्यूलिप, मैरीगोल्ड जैसे बहुत से फूलों के बगीचे के बीच में था। और विला के चारों ओर आम, सेब, अनार और अंगूर के बगीचे थे और हाँ, सब्जियों के भी। इतना बड़ा गार्डन, इतना बड़ा घर, इस घर में ना जाने कितने कमरे होंगे। भाभी जी, ये हमारा शानदार विला है जिसमें टोटल 150 कमरे हैं। सबके साथ चलती हुई अंजलि धीरे धीरे विला के पास पहुंच जाती है, जो दूर से जितना आलीशान दिख रहा था वो पास से उतना ही खूबसूरत भी है। बड़ा सा संगमरमर का डिजाइनर दरवाजा, विला की सभी खिड़कियों में सिल्वर फ्रेम और भी बहुत कुछ था अंजलि के देखने के लिए। लेकिन वो सब देख पाती उससे पहले ही बड़ा सा दरवाजा खुलता है और वो सभी विला के अंदर हॉल में पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा विला? हम रईस लोग जो हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है, करोड़पति हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आंगन में रहने वाली मुझ गरीब को 150 कमरों वाला करोड़पति ससुराल मिला है। मेरी आंगन में रहने वाली गरीब बहू, तुम्हें यकीन भी कैसे होगा कि तुम्हें 150 कमरों वाला करोड़पति ससुराल मिला है। हम अंडरग्राउंड में जो रहते हैं। अंडरग्राउंड मतलब? वो सभी अंजलि को बात टाल देते हैं और ठीक है अंजलि, तुम घर देखो, हमें अभी बहुत काम है। राहुल, विशाल, नीलम और दिनेश वहां से एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में चले जाते हैं, हॉल में लगी लिफ्ट के सहारे। मैं थोड़ा आराम करूंगी। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। मुझे भी थोड़ा आराम करना है। मीरा भी वहां से चली जाती है। ये सब तो चले गए, अब मुझे 150 कमरे कौन दिखाएगा? देवरानी जी तुम चिंता मत करो, हमारे विला में बहुत सारे बटलर हैं, वो तुम्हें पूरा विला दिखा देंगे। इतना बोलकर अंजलि हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच का बटन दबाती है और कुछ ही देर में वहां बटलर अमन और नीता पहुंच जाते हैं। ऑर्डर मैम। अमन, तुम तो अंजलि से मिल ही चुके हो। नीता, तुम भी मिलो अपनी छोटी मैडम से। तुम दोनों को इन्हें विला का हर एक कमरा और उसकी फैसिलिटीज के बारे में बताना है। ओके मैम। अंजलि, तुम इन दोनों के साथ विला देखो, तब तक मैं भी बीच में रिलैक्स करती हूँ। तभी पूनम वहां से विला के बाहर चली जाती है। आइए मैम हमारे साथ, हम आपको विला दिखाने की शुरुआत मंदिर से करते हैं। वो दोनों अंजलि को सबसे पहले विला के मंदिर में ले जाते हैं, जहां पर भारत के सभी बड़े मंदिरों के मिनिएचर थे। अयोध्या का रामलला मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे बहुत सारे मंदिर। अंजलि हाथ जोड़ती है और सिर झुकाकर, जय श्री राम, भगवान आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। उसके बाद वो दोनों अंजलि को उसके कमरे तक ले जाते हैं, जो कि सोने की नक्काशी से सजा हुआ था।
कमरे में रखा किंग साइज बेड मखमली बिस्तर से सुसज्जित था और कमरे में रखी हर एक चीज वॉस, अलमीरा, टेबल, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ सोने और चांदी की नक्काशी से सजा था। मैम, ये है आपका कमरा। अंजलि पूरे कमरे में नजर घुमाती और बेड पर बैठकर, ये कमरा तो ऐसा है जैसे मैंने एक फिल्म में देखा था और ये बिस्तर तो पंख जितना मुलायम है। मैम आइए हमारे साथ, अभी आपको 149 रूम देखने हैं। उसके बाद वो तीनों थिएटर रूम में जाते हैं जहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। ये है इस विला का थिएटर। थिएटर के बाद वो दोनों अंजलि को मिनी बार, रिलैक्सिंग रूम, गेमिंग रूम और योगा रूम ले जाते हैं। अब मैं थक गई, बाद में बाकी के कमरे देखूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा याद दिलाया, पहले आप किचन देख लीजिए, उसके बाद रिलैक्स कर लेना। वो दोनों अंजलि को किचन में ले जाते हैं। किचन के अलग अलग सेक्शन, फ्रीजर रूम, ग्रेन स्टोरेज रूम, स्पाइसेस स्टोरेज रूम, यहाँ से होकर वो किचन तक पहुँचते हैं। ये है इस विला का आलीशान किचन, जहाँ आपको दुनिया की हर एक डिश बनाने के स्पाइसेस और गैस मिल जाएंगे। अंजलि पूरे किचन में नजर घुमाती है और वहाँ रखे गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव, चिमनी, माइक्रोवेव, ओवन, एयर फ्रायर, मिक्सर, ग्राइंडर और सभी किचन अप्लायंसेस को देखकर, इतने बड़े किचन में एक बार में इतना खाना बनाया जा सकता है कि भंडारा हो जाए। मैं आज सभी घर वालों को इसी किचन में खाना बनाकर खिलाऊंगी। वैसे किचन में बनाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो दाल मखनी, जीरा राइस, खीर और रायता ही बनाती है। चलो मुझे बताओ कि डाइनिंग हॉल कहाँ है और ये खाना भी साथ में ले चलो। वो दोनों अंजलि का बनाया खाना और उसे साथ लेकर डाइनिंग हॉल पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही सभी घर वाले बैठे थे। अंजलि डाइनिंग हॉल में रखी क्वार्ट्ज की डाइनिंग टेबल, गोल्डन कटलरी देखती हुई सबके पास पहुंचती है। यहाँ तो सब सोने का है, इतना सोना तो मेरी पूरी गांव की औरतों के पास नहीं होगा। दोनों बटलर अंजलि का बनाया खाना सबको सर्व कर देते हैं। आप सब खाना खाकर बताओ कि पहली बार मैंने 150 कमरे वाली ससुराल में खाना कैसा बनाया है। वो तो हम खाएंगे ही, लेकिन पहले तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा 150 कमरों वाला घर। अभी तो मैंने पूरे कमरे देखे ही नहीं, तो कैसे बता दूं। वो सभी खाना खाते हैं। अंजलि बहू, हमें नहीं पता कि तुम्हें 150 कमरों का विला कैसा लगेगा, लेकिन तुमने जो खाना बनाया है उसका स्वाद बहुत अच्छा है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राहुल के साथ अंजलि भी अपने कमरे में चली जाती है। वो आराम से बिस्तर पर पहले बैठती है और फिर लेट जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके आंसू उसके बगल से बैठा राहुल देखता है। क्या हुआ अंजलि, तुम्हारी आंखों में आंसू? बस बीते दिन याद आ गए, जब मैं अपने घर के आंगन की फर्श पर सोया करती थी। अब वो दिन भूल जाओ अंजलि, अब तुम अपने करोड़पति ससुराल के पंखों से मुलायम बिस्तर पर हो। बोलता हुआ राहुल अंजलि को गले से लगा लेता है और उसके आंसू पोंछता है। कुछ देर बाद खामोश रहने के बाद, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम इतने अमीर हो तो फिर गरीब बनने का नाटक क्यों किया? अंजलि, हमारी अमीरी एक राज है जिसकी वजह से हमारे बहुत दुश्मन हैं। बस यही कारण है कि मेरा पूरा परिवार अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहता है। अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन से अंजलि अकेले ही विला के सभी 150 कमरे देखने निकल जाती है। वो पहले कलेक्शन रूम में जाती है, जहां पर वर्ल्ड की कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स के कलेक्शन के अलावा बहुत कुछ रखा हुआ था। इसके बाद वो ज्वेलरी रूम में जाती है, जहां रखे हीरे, मोती, सोने, मीना, मणिक से जड़े गहने देखकर, ये कमरा तो मेरे लिए स्वर्ग है। तभी वहां उसकी जेठानी पूनम आती है। मेरे साथ आओ देवरानी जी, मैं तुमको दूसरे स्वर्ग में ले चलती हूँ। पूनम उसे उस कमरे में ले जाती है जहां पर दुनिया भर के कपड़ों का कलेक्शन रखा था। वो कमरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हॉल या पूरा एक फ्लोर था। अंजलि इंडियन, फॉरेन और ट्रेडिशनल कपड़ों को देखकर, जेठानी जी संभालो, मुझे चक्कर आ रहे। इतने कपड़ों से तो मेरे पूरे गांव को 10 बार ढका जा सकता है। देवरानी जी, ये कपड़े सिर्फ हमारे लिए हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। अलग दिन अलग कलेक्शन। तभी वहां राहुल आता है और अंजलि का हाथ पकड़कर, अरे अंजलि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। राहुल अंजलि को विला के गैराज में ले जाता है, जहां फेरारी, लैम्बोर्गिनी, पगानी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, BMW और मर्सिडीज जैसी ब्रांड की 100 से ज्यादा कारें रखी होती हैं। अंजलि ये देखो, ये मेरी कार, मुझे कारों का बहुत शौक है। और बाकी सभी को? तभी राहुल को फोन बजता है। वो जेब से निकालकर अपना फोन देखता है और, बाकी सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। बोलता हुआ राहुल वहां से चला जाता है और अंजलि एक एक करके सभी 150 कमरे देखती है और उसे पूरे 8 दिन लग जाते हैं। हर एक कमरा उसे सरप्राइज कर देता है, क्योंकि हर एक कमरे की अलग खासियत थी। 8वें दिन अंजलि अनजाने में विला के वर्किंग एरिया में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि दीवारों पर लगी हुई बड़ी बड़ी स्क्रीन अपने जेठ, जेठानी, पति और नंद को काम करते हुए। ये कौन सा कमरा है और आप सब यहाँ क्या कर रहे हो?
अंजलि को देखकर वो सभी भड़क जाते हैं। अंजलि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम किससे पूछकर अंदर आई? राहुल की बात सुनकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और हॉल में आ जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होता है। मायके में मैं अपने घर के अंदर नहीं जा सकती थी और अब ससुराल में भी लगता है वही हाल होगा। राहुल अंजलि के पास जाता है और उसके हाथ पकड़कर, अंजलि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे, तुम्हें आंगन में सुलाते थे, लेकिन ससुराल में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहू, हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि किसी को उसके बारे में पता चले। मैं भी तो अब इस परिवार का हिस्सा हूँ ना, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए। हाँ बहू, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि हम दुनिया के बहुत सारे बिजनेस करते हैं और हमारी एक सिक्योरिटी कंपनी है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी देती है, जिस वजह से हमारे बहुत से अनजाने दुश्मन हैं। उन्हीं से बचने के लिए हम अंडरग्राउंड में रहते हैं और अपने करोड़पति होने के बाद सबसे छुपाते हैं। इसीलिए हमारा ये 150 कमरों वाला विला अंडरग्राउंड है। भाभी अब तो मुस्कुरा दो। अंजलि के आंसू फिर भी नहीं थमते। नाना जी, अब तो लगता है कि देवरानी जी के आंसू मायके पहुंचकर ही रुकेंगे। नहीं जेठानी जी, अब मैं अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी। वहाँ मुझसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारी माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनके अलावा सभी घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से उनका सर गांव वालों की नजरों में नीचे हुआ है। उन्हीं की वजह से ही माँ ने मेरी और राहुल की शादी मंदिर में करवाई थी। अच्छा तो ये बात है, तो फिर आज ही गांव वालों की नजरों में तुम्हारे घर वालों के लिए इज्जत बढ़ा देते हैं और तुम्हारे घर वालों के दिल में तुम्हारे लिए प्यार। पूरा परिवार अंजलि को अंडरग्राउंड विला के बगल से बने हेलीपैड तक जाता है, जहां 6 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स पार्क्ड थे। अंजलि, तुमने पूछा था ना कि बाकी के घर वालों का शौक क्या है, तो ये है सबका शौक। अब गांव वालों को और तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम्हारा ससुराल गरीब नहीं बल्कि करोड़पति है। राहुल और अंजलि एक ही हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और बाकी के सभी घर वाले अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में। चलो पायलट, हमें अंजलि के गांव ले चलो। कुछ ही देर में छत खुलती है और एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और कुछ ही देर में सभी हेलीकॉप्टर्स अंजलि के गांव के ऊपर मंडराने लगते हैं। हेलीकॉप्टर्स के प्रोपेलर्स की आवाज सुनकर पूरा गांव बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगता है। अंजलि के सभी घर वाले भी आंगन में इकट्ठा होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। लगता है कोई मंत्री आया है। ये हेलीकॉप्टर उसी के कुनबे के हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई करोड़पति हमारे गांव में आया है। तभी वो देखते हैं कि वो सभी हेलीकॉप्टर गांव के बाहर एक मैदान में उतर रहे हैं और वो सभी भी गांव वालों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो जब तक वहां पहुंचते तब तक हेलीकॉप्टर लैंड कर चुके थे। अंजलि के सभी घर वाले गांव वालों की भीड़ को चीरते हुए हेलीकॉप्टर्स के पास पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचते ही अंजलि राहुल के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर आती है। अरे ये तो बसंत की बेटी है ना, लेकिन इसकी शादी तो एक गरीब परिवार में हुई थी, तो फिर ये हेलीकॉप्टर में किसके साथ है? अरे भाई, परिवार अमीर नहीं करोड़पति लग रहा है, हैं? तभी तो बसंत की बेटी हेलीकॉप्टर से गांव में आई है और आज बसंत की बेटी अंजलि की वजह से गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर आया है। अरे हमारे गांव में हेलीकॉप्टर, ये हम सब के लिए गर्व की बात है बसंत भाई। उनकी बातों के बीच अंजलि के सभी ससुराल वाले अपने अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसके मम्मी पापा, दादी और भाई उसके पास आते हैं और हाथ जोड़कर, अंजलि हमें माफ कर दे। हमें लगा था कि तुम्हारी वजह से हमारा सर गांव वालों के सामने झुक जाएगा, लेकिन तुमने तो आज हम सभी का सर गांव वालों के सामने ऊंचा कर दिया। हाँ, अंजलि, गांव वालों के मुंह से अपना नाम सम्मान से सुनकर मुझे कितना फख्र महसूस हो रहा है, मैं तुमसे बता नहीं सकता। अपने पापा की आंखों में प्यार और गर्व देखकर अंजलि का दिल पिघल जाता है। पापा, मैंने हमेशा ही चाहा था कि आपका सर मेरी वजह से फक्र से ऊंचा हो। मैं उस दिन आप सबको राहुल के बारे में बताने के लिए ही आई थी, लेकिन मेरे बताने से पहले ही आपको बात पता चल गई और फिर। बेटी क्या करूं, जिस वक्त हमें राहुल के बारे में पता चला उस वक्त हालात ही वैसे थे, तो मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए मैंने तुझे इतनी कड़ी सजा दी। मुझे माफ कर दे। हाँ अंजलि, मुझे भी माफ कर दे। आप सब मुझसे माफी मत मांगो, कुछ गलती मेरी भी है। अरे भाई, तुम सब यही बातें करते रहोगे या घर भी चलोगे? और कोई किसी से माफी नहीं मांगेगा। देखो, जब अंत भला हो तो सब भला होता है। किसने सोचा था कि आंगन में रहने वाली 150 कमरों वाली करोड़पति ससुराल में जाएगी?